हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार जीएचबी स्टडी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा मध्यकालीन इतिहास का दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। बेसिक चीज़ें हमने ये बताई थी कि मध्यकालीन इतिहास का हमने सिलेबस चार्ट पैटर्न आपको बताया था कि इसका सिलेबस चार्ट पैटर्न ये है और हमें इस सिलेबस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। देखिए, आज हमारा भारत व अरबों का आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इससे पहले इस्लाम धर्म के उदय के बारे में देखते हैं, क्योंकि इससे संबंधित कुछ एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। इनका विवाह खदीजा नामक स्त्री से हुआ था। देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनकी शादी हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 13 शादी हुई थी और इनकी खदीजा नामक स्त्री थी, वो पहली पत्नी यही थी और ये विधवा थी और विधवा औरत से इनकी शादी हुई थी। जब शादी हुई थी तो इस खदीजा नामक जो स्त्री थी, इसकी उम्र 40 बताई जाती है और उस टाइम हज़रत मोहम्मद साहब की उम्र 15 साल बताई जाती है। तो इनकी पुत्री का नाम फतमा था और दामाद का नाम अली था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, हिजरी सम्मत की शुरुआत 22 सितंबर 622 ईस्वी को हुई थी। देखिए, हिजरी सम्मत क्या है? हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से लेकर के मदीना को प्रस्थान करते हैं, तो इस घटना को हम हिजरी सम्मत बोलते हैं और इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत को कैलेंडर की शुरुआत 22 सितंबर 622 ईस्वी से मानी जाती है। देखिए, पवित्र ग्रंथ इस धर्म का कुरान है और उत्तराधिकारी को खलीफा बोलते हैं। जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उत्तराधिकारी खलीफा थे। देखिए, खलीफा कौन होते थे? जब हज़रत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई थी तो उनके उत्तराधिकारी के पद को खलीफा बोला जाता है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी और इनको मदीना में ही दफना दिया गया था। इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी। इन्होंने 5 तरीके की शिक्षा दी थी कुरान के माध्यम से, जैसे कि कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रमज़ान कर देना और हज। दोस्तों, कर देना ये क्या होता है? इसको हम ज़कात भी बोलते हैं। जो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते थे वो अपने धर्म के उत्थान के लिए कर देते थे, तो उस कर को ज़कात भी बोलते हैं। और हज क्या होता है? दोस्तों, हज एक ऐसी यात्रा होती है। ये लोग मानते हैं कि हमने अपने जीवन में मक्का और मदीना की एक बार हमने यात्रा कर ली तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, तो उस घटना को हज बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। अब इसके बाद हम भारत व अरबों के आक्रमण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस घटना का स्रोत चचनामा ग्रंथ से हमको मिलता है। चचनामा ग्रंथ एक अरबी ग्रंथ है। इसके रचनाकार बिलादुरी हैं। देखिए, 711 ईस्वी में उबैदुल्ला आक्रमण करने की कोशिश करता है भारत में, लेकिन वो असफल हो जाता है। फिर उसके बाद 711 ईस्वी में ही बुंदेल आता है और ये भी असफल हो जाता है। फिर इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम 13 वर्ष थी और ये भारत में आता है, सिंध क्षेत्र पर हमला करता है। दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से हम भारत का सीमा क्षेत्र देखें तो उस समय भारत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक हुआ करता था, जो आज का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। तो सिंध क्षेत्र आज पाकिस्तान में स्थित है और सिंध पर ये हमला करता है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जब हमला करता है तो सिंध क्षेत्र में हमारे भारत के राजा दाहिर सेन राजा थे। राजा दाहिर सेन शासन करते हैं, तो उनको पराजय करके ये सिंध पर अधिकार कर लेता है और फिर ये और आगे बढ़ता है तो गुजरात में प्रवेश करता है मोहम्मद बिन कासिम। गुजरात में एक क्षेत्र है थट्टा क्षेत्र के पास एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम है देवाल। उस बंदरगाह पर अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है, और राजा दाहिर सेन बुरी तरह से पराजित हो जाता है। अरब वासियों का भारत में
आक्रमण करने के दो उद्देश्य थे। देखिए क्या उद्देश्य थे, साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति करना। दोस्तों ये सोचते थे कि हम भारत में आक्रमण करेंगे तो अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और वहाँ से भारी संख्या में धन लूटेंगे और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करेंगे। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज से आज्ञा लेकर सिंध आया और सिंध को जीत लिया। दोस्तों अल हज्जाज कौन था? अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम का ताऊ था। अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम के ताऊ होने के नाते मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है। राजा दाहिर सेन एक हिंदू शासक था और एक ब्राह्मण भी था और ये चच का पुत्र था। राजा दाहिर सेन के पिता का नाम चच था। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, सिंध क्षेत्र को जीत लेता है और देवल पर अपना अधिकार कर लेता है, तो उस युद्ध को रावण का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावण का युद्ध। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि रावण का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो रावण का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच हुआ था। ठीक है। तो इसके फलस्वरूप हमें कुछ नतीजे देखने को मिलते हैं और इसके हमें कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हम परिणाम देखेंगे और प्रभाव देखेंगे। देखिए पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस्लाम का प्रवेश होता है। और हमारा दूसरा पॉइंट, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों द्वारा किया गया था, दिया गया था। दोस्तों जो हिंदू शब्द है वो सबसे पहले अरब वासियों ने दिया था। जो हमारी सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी को अरब वासियों ने हिंद नाम से संबोधित किया था और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था। ठीक है। तो ये हिंदू शब्द अरब वासियों की देन है। हमें भारत में सबसे पहले खजूर की खेती देखने को मिलती है। ऊँट की प्रजाति भी हमें भारत में देखने को मिलती है। दोस्तों खजूर की खेती और ऊँट पालना भारत में सबसे पहले अरब वासियों ने ही किया था। ये खजूर की खेती करना और ऊँट पालना ये अरब वासियों की ही देन है। ठीक है। देखिए पहली बार भारत में जजिया कर लगाया, अरब वासियों ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। ये जजिया कर क्या होता है? ये जजिया कर वो होता है जो गैर इस्लामिक जो लोग होते हैं उन पर एक टैक्स लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उस टैक्स को हम जजिया कर बोलते हैं। देखिए पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी में अनुवाद भी कराया था मोहम्मद बिन कासिम ने। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र एक कहानियों का एक संग्रह है और उसका अरबी में अनुवाद करवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और ब्रह्म सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सिद्धांत एक ब्रह्मगुप्त की एक रचना है। इसका भी अरबी में अनुवाद कराया था। तो इनसे ये कुछ ज्ञान प्राप्त करता है और ये अरब में उसका प्रचार प्रसार करता है। देखिए दिनार और दिरहम सिक्का चलाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में दिनार और दिरहम के कुछ सिक्के भी चलाए थे। ये दिनार और दिरहम क्या होता है? देखिए आज जैसे हमारे भारत में रुपया और पैसा होता है, उसी तरह पहले अरब में दिनार को रुपया बोलते थे और पैसे को दिरहम बोलते थे। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले दिनार और दिरहम के सिक्के चलाए और भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। दोस्तों भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार अरब में मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था और अरबी में अनुवाद करवा करके। दोस्तों भारतीय खगोल शास्त्र का अरब में तो विस्तार होता है, लेकिन अरब के माध्यम से अरब से भारतीय खगोल शास्त्र का ज्ञान यूरोप में भी पहुंच जाता है। ठीक है। तो हमने भारत पर अरबों का आक्रमण समझा। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को हम देखेंगे। दोस्तों मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी मोहम्मद बिन कासिम से प्रेरणा लेकर के भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचते